हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर इन चीज़ों के बारे में इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोगों ने देखा है। ठीक है, नाउ वी हैव टू सी द टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं इसका डिटेल हमें फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं जो पर्टिकुलरली हम एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स इसमें क्लासिफाइड करते हैं, जिसके बारे में हमें इसके नेक्स्ट लेसन जो है उसमें डिटेल में पढ़ना है। इसलिए अभी हम मेटल्स के या एलिमेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं देखने वाले हैं। ओके, सो वो हम नेक्स्ट जो अपना चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स उसमें डिटेल में देखेंगे। हम अभी डायरेक्टली आते हैं पेज नंबर 42, दैट इज़ टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। इसमें भी आपको ट्राई दिस जो है वो नहीं करना है, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द एक्सपेरिमेंटल फिगर जो आपको दिया है यहाँ पे क्या किया है, उस कंपाउंड को कोई भी कंपाउंड लेते हैं और उसे जब हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो वो जलाने के बाद उसका जो रेसिड्यू रहता है, रेसिड्यू मतलब जलने के कोई भी चीज़ जो है वो जलने के बाद जो भी बचा हुआ रहता है उसे कहते हैं रेसिड्यू। ठीक है, तो ये रेसिड्यू बनता है या नहीं, या फिर अगर रहता है तो उसका कौन सा कलर है, इसके बेसिस पे रेसिड्यू को जो कंपाउंड है उसे क्लासिफाइड करते हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक में। तो हम लोग डायरेक्टली पेज नंबर 42 पे सबसे नीचे जो टेबल के नीचे जो लिखा हुआ है वहीं पे आते हैं। सी यू सॉ इन अबव एक्टिविटी दैट ऑन हीटिंग स्ट्रांगली सम कंपाउंड्स गिव रेसिड्यू व्हाइल अदर डू नॉट गिव एनी रेसिड्यू और गिव अ ब्लैकिश रेसिड्यू। यानी कि कोई कोई कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिसे जलाने के बाद वो कम्प्लीटली उड़ जाते हैं, जैसे कि कपूर वगैरह हैं, या फिर कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो जलने के बाद ब्लैक कलर का रेसिड्यू छोड़ देते हैं, जैसे कि शक्कर को अगर हम लोग जलाते हैं तो वो ब्लैक कलर का रेसिड्यू छोड़ता है। और कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं कि जो रेसिड्यू छोड़ते हैं वो कोई और कलर का होता है, राइट। द ब्लैक रेसिड्यू इज़ मेनली मेड अप ऑफ कार्बन। जो ब्लैक कलर का रेसिड्यू छोड़ता है उसका कारण होता है कार्बन। मोर ओवर व्हेन सच कंपाउंड्स आर स्ट्रांगली हीटेड इन एयर कंबाइंड विथ oxygen to form some gaseous substances. In case their combustion is not complete, the black colored carbon remains behind as residue. These compounds are called inorganic compounds और कार्बन कंपाउंड्स। जो ब्लैक कलर का रेसिड्यू जलने के बाद पीछे छोड़ देते हैं वो सारे कंपाउंड्स कहलाते हैं कार्बन कंपाउंड। उसी ही को ही हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कि जो कंपाउंड्स में कार्बन होता है उसे हम कहेंगे कार्बन कंपाउंड, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये आपको याद रखना है क्योंकि 10th तक ये आपको साइंस 1 में आता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मटेरियल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, हाइड्रोकार्बन्स, फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, कुकिंग गैस एक्सेट्रा, जिसमें से ब्लैक धुआं निकलता है, आर मेड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देयर कैम्फर, शुगर, ग्लूकोज एंड यूरिया यूज्ड इन द अबव एक्टिविटी आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। कैम्पर का क्यों नाम लिया है, क्योंकि कैम्पर रेसिड्यू नहीं छोड़ता, लेकिन जब हम उसे जलाते हैं तो ब्लैक कलर का धुआं छोड़ता है। ऑन द अदर हैंड द कंपाउंड्स दैट डिकम्पोज ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू लीव अ रेसिड्यू बिहाइंड आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड। Common salt, soda, rust, blue vitriol, limestone are inorganic compound. In their addition is one more type of compound, namely okay. कुछ कंपाउंड्स कैसे होते हैं, उसे जलाने के बाद वो कम्प्लीटली डिकम्पोज हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लाइक कॉमन सॉल्ट, सोडा, ब्लू विट्रियोल, लाइमस्टोन आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इसके साथ में ही कुछ और भी ऐसे ऑर्गेनिक और अनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इनके अलावा एक होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इन एडिशन देयर इज़ वन मोर टाइप ऑफ कंपाउंड, नेमली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड हैव अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बाय मेनी एटम्स एंड इन सेंटर ऑफ दिस स्ट्रक्चर मेटल एटम्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड। यानी कि बीच में कहीं तो भी मेटल एटम होता है और उसके साथ ही बहुत सारे और दूसरे एटम्स भी उसके साथ में अटैच होते हैं। जैसे कि एग्जांपल है क्लोरोफिल दैट कंटेन्स मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन दैट कंटेन्स आयरन, साइनोकोबालामिन यानी कि विटामिन B12 इट कंटेन्स कोबाल्ट। ये 3 मेटल्स है जो इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बीच में होता है। ठीक है, now various atoms in molecules of compounds are joined by chemical bonds. We are going to look at that later. ये भी आपको एक डिटेल टॉपिक है। जब हम नेक्स्ट लेसन्स हम लोग आगे जाएंगे तो हमें केमिकल बॉन्ड्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है। हम लोगों ने कहा था कि जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें जितने भी एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो एक दूसरे से टाइटली अटैच होते हैं बाय द केमिकल बॉन्ड्स। ठीक है, so that will take later on. Now this is about the टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, यानी कि
organic compound, inorganic compound and complex compound. Now we'll see the types of mixture. इसमें भी अभी देखो हमें try this वगैरह नहीं देखना है. Now we'll directly go to the paragraph just below the table. The part of matter having uniform composition is called a phase. यानी कि एक जो कोई भी जो मैटर होता है उसका जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं फेज. Write the third column of a table the number of phases seen in each the beakers after stirring. We'll see the components of the mixture. From one phase it is called as homogeneous mixture. When the components of a mixture are distributed into two or more phases it is called as heterogeneous mixture. मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ ये क्या होता है. जब भी कोई चीज़ है, जब भी कोई मिक्सचर है, इसमें हमें अलग अलग अगर चीज़ें अलग अलग लेयर्स दिखाई देती है तो वो हो जाएगा हेटेरोजेनियस मिक्सचर. अगर हमें कोई लेयर एक सिंगल लेयर दिखाई देती है तो हम उसे मिक्सचर को कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर. ओके, अब ये कैसे देखो, अगर हम लोग नमक को लेते हैं और उसे हम मिक्स कर देते हैं वाटर में, अगर हम उसे स्टर करते हैं तो हमें अलग से नमक और पानी अलग अलग लेयर दिखाई देगी क्या? नहीं दिखाई देगी. कैसे दिखाई देगा? एक ही फेज़ दिखाई देगा जो कि पूरा लिक्विड फेज़ रहेगा, यानी कि पूरा पानी का फेज़ रहेगा जिसमें अपने आप ही पहले से हमारे नमक मिक्स करने के बाद वो पूरा मिक्स हो चुका है. तो ऐसे मिक्सचर को हम कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर. लेकिन अगर हम लोग तेल मिक्स करते हैं और उसके साथ में पानी मिक्स करते हैं, उनको मिक्स करते हैं, स्टर करते हैं और उसके बाद हम उसकी फेजेस देखते हैं तो आपको देखो ऑयल की फेज़ और पानी की फेज़ अलग अलग दिखेगी, दो अलग अलग लेयर दिखेंगे, है ना. तो उसे हम कहेंगे हेटेरोजीनियस मिक्सचर, जिसमें आप अलग अलग फेज़ दिखाई देते हैं तो उसे अलग अलग लेयर्स दिखाई देते हैं तो उस मिक्सचर को हम कहेंगे हेटेरोजीनियस मिक्सचर. एंड जहाँ पर आपको सिंगल फेज़ दिखाई देती है, सिंगल लेयर दिखाई देगी, वहाँ पर हम कहेंगे उसे होमोजीनियस मिक्सचर. ओके, उसके बाद देखिए, ऑलवेज रिमेंबर ऑल द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड दैट स्टे टुगेदर और आर इन same container constitute a single phase. Example, leap of stones. A liquid substance along with all the soluble substances dissolved in it together constitute a single phase. Example, sea water. A liquid or all its drops present together or in the same container constitute a single phase. Example, raindrops. A liquid present together or in the same container but not mixed with each other constitute a separate phase. Example, oil and water. All gases present together constitute a single phase. ये सिर्फ एग्जाम्पल दिए हैं होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस के. जो सिंगल फेज में रहेंगे दैट मीन्स इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर. जो अलग अलग फेज में अलग अलग लेयर्स में मिलेंगे उसे हम कहेंगे हेटेरोजीनियस, और जो सिंगल लेयर है उसे हम कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर. ओके, ट्राई दिस हमें नहीं देखना है. नाउ विल directly come to the next page number 44. Now it is very important, हमें देखना है टाइप्स ऑफ मिक्सचर. फर्स्ट इज सॉल्यूशन, सस्पेंशन, फिर उसके बाद है कोलॉइड्स. ठीक है, अब सॉल्यूशन हम किसे कहते हैं? जनरली हम लोग यूज़ तो करते हैं, बहुत बार ये वर्ड है ना सॉल्यूशन. सी होमोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस म्हणजे मैं याद रखना, बार बार पार नहीं बताऊंगी. होमोजीनियस म्हणजे सिंगल फेज दिखेगा, हेटेरोजीनियस मतलब अलग अलग लेयर्स दिखेंगे. सॉल्यूशन, अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड एज अ सॉल्यूशन. दो या दो से ज़्यादा चीज़ें का होमोजीनियस अगर मिक्सचर बनता है तो हम उसे कहते हैं सॉल्यूशन. इन द फर्स्ट वीक, ओके लेट्स स्किप दिस. उसके बाद देखिए डायरेक्ट नीचे आइएगा. दैट कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट. यानी कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का जो मिश्रण है उसे हम कहेंगे मिक्सचर है, उसे हम कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर है, उसे हम कहेंगे सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में जो चीज़ सबसे ज़्यादा अमाउंट में होती है उसे हम कहेंगे सॉल्वेंट. द अनदर कंपोनेंट विच आर इन लेस प्रोपोर्शन दैट द सॉल्वेंट इज़ कॉल्ड एज अ सोल्यूट. दो चीज़ें याद रखना है हमें सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट और सोल्यूट. अगर मैं नमक पानी का एग्जांपल लेती हूँ तो उसमें जो नमक हम डालते हैं वो कहलाएगा सोल्यूट, क्योंकि हम वो एक आधा चम्मच लेते हैं. लेकिन जो पानी है वो अगर हम एक गिलास ले रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो उसे हम कहेंगे सॉल्वेंट. यानी कि जो पानी है वो ज़्यादा क्वांटिटी में है इसलिए हम उसे कहेंगे सॉल्वेंट, और नमक जो है वो कम क्वांटिटी में है उसे हम कहेंगे सोल्यूट.
समझ में आया? जो कम क्वांटिटी में है उसे हम कहते हैं सोल्यूट, जो ज़्यादा क्वांटिटी में है उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ सॉल्यूशन बाय मिक्सिंग सोल्यूट इन अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज डिसोल्यूशन। यानी कि दो चीज़ें हम आपस में जब मिक्स करते हैं, सोल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिसोल्यूशन। ये सारे डेफिनेशन आपको लर्न करने हैं, सोल्यूशन, सॉल्वेंट, सोल्यूट और डिसोल्यूशन। According to the state of component, solution can be of many types. The solutions such as sea water, blue vitriol dissolved in water, salt dissolved in water, sugar syrup are the type of solid in liquid. यानी कि जो चीज़ें हम मिक्स कर रहे हैं सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट ज़्यादा क्वांटिटी में है वो रहेगा लिक्विड में, और जो सोल्यूट है वो कम क्वांटिटी में रहता है वो अगर होता है सॉलिड में, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड लिक्विड में मिक्स किया गया है। इन एडिशन टू दिस द सॉल्यूशन कैन ऑल्सो बी ऑफ द टाइप्स लिक्विड इन लिक्विड। फॉर एग्जाम्पल विनेगर, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये हैं जो लिक्विड में ही लिक्विड मिक्स करते हैं, ठीक है। गैस इन गैस, यानी कि गैस को ही गैस में मिक्स किया जाता है। सॉलिड इन सॉलिड, यानी कि सॉलिड को ही सॉलिड में मिक्स किया जाता है। गैस इन लिक्विड, गैस को लिक्विड में मिक्स किया जाता है। सो इस टाइप के हमें सॉल्यूशन मिलते हैं, ठीक है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के डिफरेंट स्टेट्स होने की वजह से हमें इस तरीके के डिफरेंट सॉल्यूशंस मिलते हैं, ओके। Now, the composition of a homogeneous mixture, that is to say solution, is uniform throughout the bulk. If solvent is transparent liquid, the solution is also transparent and it passes through a filter paper. अगर सॉल्यूशन जो है उसमें का जो सॉल्वेंट है वो अगर ट्रांसपेरेंट कलर का है, यानी कि पानी के तरीके का है, तो हमें पूरा सॉल्यूशन भी लिक्विड ट्रांसपेरेंट ही मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हमें दूसरा टाइप देखना है, सस्पेंशन। सॉल्यूशन देखा, अभी दूसरा टाइप है मिक्सचर, सस्पेंशन। इन द से ओके सी हेटेरोजेनियस मिक्सचर ऑफ अ लिक्विड एंड अ सॉलिड इज कॉल्ड एज अ सस्पेंशन। हेटेरोजेनियस मतलब क्या दिखेगा अपने को, डिफरेंट फेज दिखेंगे, डिफरेंट लेयर्स दिखेंगी। उसमें जो मिक्सचर में जो लिक्विड है और सॉलिड है, इन दोनों का मिक्सचर किया जाता है, ठीक है। लिक्विड और सॉलिड का हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। जैसे कि मैंने कहा था होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ नमक एंड पानी, वैसे ही नमक सॉलिड था, वैसे ही हमें लिक्विड लेना है, लेकिन उसके साथ सॉलिड जो मिक्स कर रहे हैं वो नॉन सॉल्युबल, यानी वो पूरी तरीके से उस लिक्विड में मिक्स नहीं हो रहा है सॉलिड, तो वो उसकी वजह से क्या दिखेगा, सॉलिड की एक सेपरेट लेयर दिखेगी और लिक्विड की एक सेपरेट लेयर दिखेगी, इसलिए हम उसे कहेंगे हेटेरोजेनियस मिक्सचर, और ऐसे मिक्सचर को हम कहेंगे सस्पेंशन। The diameter of the solid particle in a suspension is larger than 10 raised to the power minus 4 meter. Therefore, light cannot transmit through it. Moreover, these solid particles remain on an ordinary filter paper as residue, and therefore the liquid and solid components of a suspension get separated by filtration. समझो मैंने रेती लिया, रेती को मैंने मिक्स करना चाहा अगर पानी के साथ में, तो वो मिक्स होगा क्या, कभी मिक्स नहीं होगा। आप थोड़ी देर के बाद देखोगे तो पूरी रेती नीचे दिखेगी और पानी की एक सेपरेट लेयर ऊपर दिखेगी। अगर मैं इसे फिल्टर पेपर में से छानती हूँ तो पूरी रेती ऊपर फिल्टर पेपर के ऊपर दिखेगी और पानी नीचे जमा हुआ दिखेगा, तो इस तरीके से हम इसे सेपरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे सस्पेंशन को, इस ऐसे टाइप के मिक्सचर को हम कहेंगे सस्पेंशन। नाउ नेक्स्ट है कोलॉइड। द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क आर इन द थर्ड बीकर इन गिव अबव एक्टिविटी इज ट्रांसल्यूसेंट। इट मीन्स दैट व्हेन लाइट इज incidences on the surface of this mixture, it is partly transmitted and partly scattered. This is because the tiny particles of milk phase in this heterogeneous mixture are dispersed evenly in water phase, and the diameter of this particle is around 10 raised to the power minus 5. Such a heterogeneous mixture is called as a colloid. However, as the pores of ordinary filter paper are larger than colloid, the heterogeneous mixture cannot be separated by filtration. यानी कि दूध और पानी जब हम मिक्स करते हैं तो जो दूध के पार्टिकल्स होते हैं, मिल्क के पार्टिकल्स होते हैं, वो एक्चुअली सस्पेंशन के जैसे रहते हैं, इधर उधर फैले हुए रहते हैं, पूरी तरीके से पानी में मिक्स नहीं होते हैं, लेकिन उनका पार्टिकल साइज़ इतना छोटा होता है कि वो फिल्टर पेपर में से आसानी से पास हो जाते हैं। इसलिए हम इस सॉल्यूशन को, जिस तरीके से हमने सस्पेंशन को सेपरेट कर सकते थे फिल्टर पेपर से, वैसे हम लोग कोलॉइड को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऐसे सस्पेंशन को कहा जाता है कोलॉइड सस्पेंशन, कोलॉइड मिक्सचर, ओके।
Milk is itself is a colloid. In it, the solid and liquid particles of proteins, fats, etc., having a diameter around 10 to the power minus 5 meter are dispersed in the aqueous medium. Aqueous medium मतलब पानी के जैसे मीडियम में सॉल्यूशन सॉल्वेंट में उसे मिक्स किया गया रहता है ये सारे parts को. Apart from this, there are some more types of colloids such as solid in gas, liquid in gas, etc. सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग फेज के होने के डिफरेंट टाइप के कोलॉइड्स मिलेंगे जैसे हमने सॉल्यूशन में देखा था. ठीक है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कंपाउंड्स. व्हाइल स्टडिंग मैटर वी हैव सीन दैट एलिमेंट इज अ टाइप ऑफ मैटर हैविंग सिंपलेस्ट कंपोजिशन. ऑन इंस्पेक्शन ऑफ द कंपोजिशन ऑन of the type compound and mixture, it is known that they are formed from two or more units. Whether these units are joint state with each other or separate, decided whether the matter is compound or a mixture. हमने देखा है कि मिक्सचर और कंपाउंड सिर्फ कहाँ से हम लोग ये कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि मिक्सचर में कोई बॉन्ड नहीं होता है जबकि कंपाउंड में बॉन्डिंग होती है. राइट. नाउ सी द पेज नंबर 45. जो फर्स्ट एक्टिविटी दी है इसमें हमें वही बताया गया है कि अगर दो चीज़ों में आपस में कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो उनमें जो अगर बॉन्ड फॉर्मिंग होता है तो उनकी एक्टिविटीज़, उनके जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाते हैं, जो हमने देखा था ऑलरेडी. ओके. सो विल गो डायरेक्टली टू द मॉलिकुलर फार्मूला एंड वैलेंसी. देयर इज़ अ डेफिनेट proportion of a constituent element in a compound. Certain number of the atom of the constituent elements are joined to each other in a molecule of a compound. Molecular formula indicates the number of atom of each of the constituent element present in a molecule of a compound. A molecular formula includes the information regarding the symbols of all the constituent एलिमेंट्स एंड देयर रिस्पेक्टिव नंबर एज सबस्क्रिप्ट. हम लोगों ने ऑलरेडी वैलेंसी वगैरह के बारे में लास्ट इसमें ही देखा है. राइट. सो अभी हम लोग डायरेक्टली टेबल पे आ जाओ नीचे. वहाँ पर आपको देखो मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ वाटर दिया है H2O. कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. और नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूट हाइड्रोजन के 2 है और ऑक्सीजन का 1 है. वैसे ही आप लोग नीचे देख सकते हो हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, इसमें H आएगा और दूसरा एलिमेंट आएगा Cl, दोनों 1 आएंगे. फिर मीथेन CH4, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट एटम आएगा C कार्बन और फिर H हाइड्रोजन. इसमें से नंबर ऑफ एटम क्या है? कार्बन का 1 ही है, हाइड्रोजन के 4 हैं. मैग्नीशियम क्लोराइड Mg और फिर Cl, और Mg कितना है? 1 ही है, और Cl कितना है? 2. तो ये टेबल आप कंप्लीट कर ले. वी हैव सीन द रिलेशनशिप बिटवीन अ मॉलिकुलर फार्मूला एंड द नंबर ऑफ एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन मॉलिक्यूल. द एबिलिटी ऑफ जॉइनिंग टू अदर atom with a chemical bond is a chemical property of each atom. This ability is indicated by a number and this number is called valency of that atom. हम लोगों ने इसके पहले वाले लेसन में अच्छे से क्लियरली देखा हुआ है कि वैलेंसी मतलब क्या होता है, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास में ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, उसके ऊपर डिपेंड होते हैं कि उसकी वैलेंसी कितनी रहेगी, है ना. सो एन एटम फॉर्म एज मेनी केमिकल बॉन्ड्स विथ अदर एटम एज इट्स वैलेंसी. उसके पास में जितनी वैलेंसी है उतना ही वो बॉन्ड तैयार कर सकता है. जनरली वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट रिमेन कांस्टेंट इन इट्स वेरियस कंपाउंड्स. जो उसकी वैलेंसी होती है कोई भी कंपाउंड वो डिसाइडेड होती है. जैसे कि देखो सबसे सिंपल एग्जांपल है हाइड्रोजन का, हमने देखा था उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है उसको डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, तो वो कहीं पर भी जाएगा वो एक ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट उसकी रहेगी और इसलिए उसकी वैलेंसी हमेशा 1 ही रहेगी. मतलब किसी और के साथ में वो सिर्फ एक ही बॉन्ड तैयार कर पाएगा. तो इस तरीके से जितने भी एटम्स होते हैं सबकी अपनी अपनी वैलेंसी डिसाइडेड होती है, चेंज नहीं होती है वैलेंसी. ओके. नाउ सी द टेबल नंबर 46. इसमें क्या दिया गया है आपको? वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन दिया गया है. देखो हमको पता है हाइड्रोजन की वैलेंसी हर जगह कहीं पे भी वो किसी के साथ में जाएगा तो भी 1 ही रहेगी. अब उसके साथ में जो दूसरा कंपाउंड दिया है उसकी जो वैलेंसी है वो आपको यहाँ पर लिखनी है. ठीक है. जितनी वो दूसरे एटम की वैलेंसी रहेगी उतना उसका बॉन्ड फॉर्म करने का कैपेसिटी रहेगा. ठीक है. जैसे देखो Cl का दिया है, Cl की नंबर ऑफ वैलेंसी कितनी है? 1 है. तो उसका मतलब है वो कितना ये तैयार करेगा?
1 बॉन्ड तैयार करेगा HCl के साथ में। H2O यानी कि हाइड्रोजन का 1 ही रहेगा, ऑक्सीजन का कितना है 2 है। तो उसके ऊपर डिसाइड होता है कि जो है ऑक्सीजन जो है वो उसके पास में 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड तैयार कर सकता है। तो क्या करता है वो बीच में रहेगा और उसके आजू बाजू दोनों हाइड्रोजन रहेंगे, यानी कि दोनों के सिर्फ एक ही बॉन्ड रहेंगे, जबकि ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड तैयार हो जाएंगे 2 बॉन्ड तैयार हो जाएगा। सेम वैसे सिमिलर H2S गैस का रहेगा, राइट। तो ये जो कंपाउंड होती है इनकी वैलेंसी अगर हमें निकालनी है तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, इसका एक फार्मूला आपको नीचे दिया गया है। देखो स्टेप 1 में क्या करेंगे हम, टू राइट द सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, जैसे कि दिया है C और O, ठीक है, C यानी कार्बन, O यानी ऑक्सीजन, ये उसके सिम्बॉल से इसको हमें लिखना है। उसके बाद टू राइट द वैलेंसी बिलो द रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स, कार्बन की है 4, ऑक्सीजन की है 2, तो उसकी वैलेंसीज हमने उसके नीचे नीचे लिख दी। फिर उसका क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, C के क्रॉस में किया 2 और O यानी कि ऑक्सीजन के क्रॉस में किया 4। टू राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड ऑब्टेन बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन C2O4, है ना। टू राइट द फाइनल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला of the compound, the number of constituent atom in the final molecular formula should be smallest possible whole number. For getting this, divide the formula obtained in step 4 by a suitable number. Formula obtained by cross multiplication C2O4, ठीक है, ये C2O4 हमें क्रॉस करके मिला, लेकिन इसको हम लोग ऐसा नंबर से डिवाइड करेंगे जो स्मॉलेस्ट नंबर थे हमें। तो ये दोनों को 2 और 4 दोनों को 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि 2 से 2 को भी डिवाइड किया जा सकता है और 2 से 4 को भी डिवाइड किया जा सकता है। तो हमें क्या मिलेगा, C1O2 यानी कि CO2, इसलिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा बना, CO2, ठीक है, समझ में आया आपको। नाउ द पेयर्स ऑफ एलिमेंट and their valencies are given in the following table. Use them logically to deduce the molecular formulae of the compound from the pairs and write them in the last column. आपको क्या करना है, इसी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और फिर उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तैयार करना है। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या दिया है, C का वैलेंसी दिया है 4, हम लोग C के नीचे 4 लिखेंगे, H के नीचे 1 लिखेंगे, फिर हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, C1, फार्मूला कैसा तैयार होगा, CH4। अब इसे हम और ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते, इसलिए हम वैसे ही रखेंगे। ओके, नाउ सबसे नीचे देखो C का ओके ये दिया गया है CO। अभी देखो थर्ड नंबर का Fe और S, Fe का दिया है 2 और S का भी दिया है 2। तो अभी हम इसका अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, Fe के क्रॉस में भी आएगा 2 और S के क्रॉस में भी आएगा 2, तो क्या बनेगा फार्मूला, Fe2S2। अब दोनों जगह 2 है, हम 2 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो क्या बनेगा, FeS, Fe1 और S भी 1, फॉर्मूला क्या बनेगा, FeS, ठीक है, समझ में आया। इस तरीके से आपको ये टेबल भी कंप्लीट करना है। और इसे क्वेश्चन आंसर का वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी भेज दिया है, तो वो भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में। इस तरीके से हमारा लेसन ख़त्म हो गया है। तो इसके पहले के आने वाले वीडियोज़ के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को सब्सक्राइब करना है।